आज हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका कितनी अहम थी, इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हमारे पास गांधी भारत का स्वतंत्रता संग्राम से कुछ जानकारी है। कैसे वो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक बन गए। आज कोशिश रहेगी कि उनके दर्शन और जो बड़े आंदोलन थे उनको थोड़ा समझें। बिल्कुल। और यहाँ सबसे जरूरी बात शायद ये है कि गांधी जी ने सिर्फ राजनीतिक आजादी की बात नहीं की, उन्होंने तो संघर्ष का मतलब तरीका ही बदल दिया, उसे नैतिक और जन आधारित बनाया। ये अपने आप में वो एक बहुत बड़ी बात थी। हाँ, ये बात तो है। चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। गांधी जी का जो दर्शन था उसके दो मुख्य स्तंभ थे, अहिंसा यानी शारीरिक हिंसा का इस्तेमाल नहीं करना, और दूसरा सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह करना। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि सत्याग्रह कोई पैसिव चीज नहीं थे, ये निष्क्रिय विरोध नहीं था। अच्छा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक सक्रिय नैतिक शक्ति थी, अन्याय का सामना करना, लेकिन सच्चाई और अपने आत्मबल से, बिना हिंसा के। इसी शक्ति ने आप देखिए लाखों भारतीयों को जोड़ा। उन्हें लगा कि वो भी कुछ कर सकते हैं। और इसी से जुड़े थे उनके तरीके, जैसे सविनय अवज्ञा। जी, यानी अन्यायपूर्ण कानूनों को शांति से मानने से इनकार करना। और स्वदेशी, ब्रिटिश सामान का बहिष्कार और भारतीय चीजों को अपनाना। हाँ, आत्मनिर्भरता पर जोर। ये सिर्फ रणनीतियां नहीं थीं, ये एक नैतिक बल था। और फिर यहीं से उनके बड़े आंदोलन शुरू होते हैं, जैसे पहला था चंपारण 1917 में। जी, बिहार में नील किसानों के लिए। भारत में उनका पहला सत्याग्रह। फिर खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, गुजरात के किसानों के लिए जब फसल खराब हो गई थी, लगान माफी के लिए। हाँ, ये शुरुआती मतलब महत्वपूर्ण कदम थे। इनसे पता चला कि सत्याग्रह जमीन पर काम करता है। लेकिन जो देशव्यापी असर हुआ वो शायद असहयोग आंदोलन से शुरू हुआ, 1920-22 वाला। हाँ, असहयोग आंदोलन। इसमें तो बड़े पैमाने पर बहिष्कार हुआ था। स्कूल, अदालतें, नौकरियां, विदेशी कपड़े। हाँ, विदेशी कपड़े। और कमाल की बात यह थी कि अलग अलग समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, किसान, मजदूर, महिलाएं, सब एक साथ आए। ये कैसे हो पाया? इसमें गांधी जी की सबको साथ लेकर चलने की जो क्षमता थी वो गजब की थी। उन्होंने खिलाफत आंदोलन को इससे जोड़ा तो मुस्लिमों का बड़ा समर्थन मिला। और उनकी भाषा देखिए कितनी सरल थी। खादी जैसे प्रतीक आम भारतीयों से जुड़ाव महसूस करता था। ये सिर्फ राजनीतिक नहीं था, एक तरह से सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन भी बन गया था। लेकिन फिर चौरी चौरा की घटना हुई और उन्हें आंदोलन वापस लेना पड़ा। जी, वो एक दुखद घटना थी, पर उससे ये भी सीखने को मिला कि अहिंसा का पालन करना कितना जरूरी है और कितना मुश्किल भी। अच्छा, तो इस अनुभव के बाद अगला बड़ा कदम था नमक मार्च 1930 वाला, दांडी यात्रा। हाँ, नमक सत्याग्रह, 240 मील पैदल चलना सिर्फ नमक कानून तोड़ने के लिए। ये अपने आप में कमाल है। नमक जैसी साधारण सी चीज को क्यों चुना उन्होंने? यही तो खासियत थी। नमक हर घर की जरूरत है। उस पर टैक्स लगाकर ब्रिटिश सरकार ने मतलब अपनी पकड़ दिखाई थी। तो इस कानून को तोड़कर गांधी जी ने सीधे अंग्रेजी राज के नैतिक अधिकार पर ही सवाल खड़ा कर दिया। और ये बात हर भारतीय समझ सकता था। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये एक जबरदस्त राजनीतिक संदेश था। दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई और इसने सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक नई जान दे दी। बिल्कुल। पूरे देश में फिर नमक बनाने और कानून तोड़ने की लहर सी चल पड़ी। और फिर स्वतंत्रता संग्राम का वो आखिरी बड़ा जन आंदोलन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। जी, करो या मरो का नारा। ये तो पहले के आंदोलनों से काफी अलग लगता है, इसमें ज्यादा तेजी थी। हाँ बिल्कुल, माहौल दूसरा था, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। नेतृत्व को लगा कि अब अंग्रेजों को तुरंत भारत छोड़ना ही होगा। हालांकि हुआ ये कि आंदोलन शुरू होते ही लगभग सारे बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। हाँ, ये तो हुआ था। लेकिन फिर भी ये आंदोलन अपने आप मतलब पूरे देश में फैल गया स्वतःस्फूर्त जंग से। इसने ब्रिटिश शासन की जड़ें हिला दी। ये साफ हो गया कि अब भारत पर राज करना उनके लिए मुमकिन नहीं रहेगा। एक तरह से इसने वो आग जला दी जो आखिरकार आजादी तक ले गई। तो अगर हम इन सबको जोड़कर देखें, उनका अहिंसा और सत्य का दर्शन, चंपारण से लेकर भारत छोड़ो तक के ये सारे आंदोलन, सत्याग्रह, स्वदेशी, हाँ, सत्याग्रह और स्वदेशी जैसे तरीके, और सबसे जरूरी आम लोगों को जोड़ने की उनकी वो अद्भुत क्षमता, इन सब ने मिलकर भारत की आजादी की लड़ाई का रुख ही पलट दिया। बिल्कुल। उनकी सबसे बड़ी सफलता शायद यही थी कि उन्होंने किसानों, महिलाओं, मजदूरों मतलब आम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बना दिया। और इसका असर सिर्फ भारत तक नहीं रहा,
मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, इन सब ने उनके तरीकों से प्रेरणा ली। सही बात है। तो मतलब स्वतंत्रता के बाद वो सरकार का हिस्सा नहीं बने, पर उनके सिद्धांत तो भारत के मूल्यों का आधार बने। जी बिल्कुल, वो आज भी शांति और न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। पूरी दुनिया में उनकी विरासत कायम है। तो संक्षेप में कहें तो गांधी जी ने न सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि संघर्ष को एक नैतिक बल दिया और आम आदमी को इसमें सबसे आगे खड़ा कर दिया। हाँ, और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। गांधी जी ने स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पर बहुत जोर दिया था। आज की इस ग्लोबलाइज्ड दुनिया में उनके इन सिद्धांतों को हम कैसे समझें? मतलब सिर्फ विदेशी चीजों के बहिष्कार से आगे बढ़कर आज की जो चुनौतियां हैं, आर्थिक असमानता है, पर्यावरण का संकट है, इनके संदर्भ में उन सिद्धांतों को कैसे लागू किया जा सकता है, ये सोचने वाली बात है।